नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 11 से चैप्टर नंबर 9 जी, वर्ग 11 से पाठ संख्या 9, जिसका नाम है बच्चों नेशनल यूनिटी, नेशन एंड नेशनलिज्म जी, जिसका नाम है नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता, नेशन राष्ट्र, एंड नेशनलिज्म और राष्ट्रीयता। और इसके रचयिता हैं बच्चों जेपी जी, जयप्रकाश नारायण। तो आइए बच्चों, नेशनल यूनिटी, नेशन एंड नेशनलिज्म पढ़ने से पहले अपने जेपी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। बच्चों, जयप्रकाश नारायण वाज बॉर्न इन 1902 एंड डाइड इन 1979, पॉपुलरली कॉल्ड लोकनायक। बच्चों, जयप्रकाश नारायण का जन्म 1902 में और मृत्यु 1979 में हुई थी। पॉपुलरली कॉल्ड लोकनायक, इनको पॉपुलरली लोकनायक कहा जाता है। वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर्स। बच्चों, प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रमुख, महत्वपूर्ण। लीडर्स का मतलब होता है नेता। थिंकर्स का मतलब होता है विचारक इन मॉडर्न इंडिया। जेपी आधुनिक भारत के सबसे प्रमुख, सबसे महत्वपूर्ण नेताओं और विचारकों में से एक थे। ही प्लेड अ मेजर रोल, मेजर का मतलब बड़ी भूमिका, इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका अदा की। इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, आज़ादी की लड़ाई में इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका अदा की। हिज स्ट्रगल कंटिन्यूड, स्ट्रगल का मतलब संघर्ष, लड़ाई। हिज स्ट्रगल कंटिन्यूड, इनकी लड़ाई जारी रही। इवन आफ्टर द कंट्री अचीव्ड इंडिपेंडेंस, अचीव का मतलब हासिल करना और इंडिपेंडेंस का मतलब आज़ादी। यानी जयप्रकाश नारायण की लड़ाई बच्चों भारत के आज़ादी पा लेने के बाद भी जारी रही, समाप्त नहीं हुई। ही प्लेड अ मेजर रोल, इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका अदा की इन द सोशलिस्ट एंड सर्वोदय मूवमेंट। बच्चों, सोशलिस्ट और सर्वोदय मूवमेंट में भी इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका अदा की। एंड फाइनली, और अंततः, इन द मूवमेंट अगेंस्ट सप्रेशन ऑफ सिविल लिबर्टीज 1974 टू 1977, 1974 से 1977 के बीच में सप्रेशन ऑफ सिविल लिबर्टीज़ का मामला था, यानी नागरिक स्वतंत्रता का दमन हो रहा था। इसके खिलाफ जो मूवमेंट हुआ, इसके खिलाफ जो मूवमेंट मतलब आंदोलन हुआ, उसमें भी जेपी ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। बच्चों, आइए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है बच्चों कि इन दिस एक्सट्रैक्ट, ये जो एक्सट्रैक्ट पढ़ रहे हैं, ये जो आप अंश पढ़ रहे हैं, ये जो उद्धरण पढ़ रहे हैं ना, फ्रॉम जयप्रकाश नारायण सेलेक्टेड वर्क्स वॉल्यूम 2, ये जयप्रकाश नारायण की सेलेक्टेड वर्क्स की जो वॉल्यूम 2 है, जो उसका दूसरा खंड है ना, उससे लिया गया है। जेपी एक्सप्लोर्स, यहाँ पे जयप्रकाश नारायण जो है ना एक्सप्लोर करते हैं, मतलब पड़ताल करते हैं द चेंजिंग कोनोटेशंस, यानी बदलते अर्थ। चेंजिंग का मतलब बदलता और कोनोटेशंस का अर्थ होता है अर्थ। चेंजिंग कोनोटेशंस ऑफ नेशन एंड नेशनलिटी एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, यानी यहाँ पर जेपी अलग अलग समय पर राष्ट्र और राष्ट्रीयता के बदलते अर्थों की पड़ताल करते हैं। द मीनिंग्स ऑफ नेशन एंड नेशनलिटी, मीनिंग्स का अर्थ होता है अर्थ। द मीनिंग्स ऑफ नेशन एंड नेशनलिटी, यानी राष्ट्र और राष्ट्रीयता का अर्थ। डिपेंड हैविली, यानी मुख्य रूप से डिपेंड करता है, निर्भर करता है, ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द स्टेट, यानी देश के हालात। सर्कमस्टांसेस का मतलब होता है हालात, सरकार और देश और राज्य के हालात। एंड द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, और समाज के ढांचे पर बच्चों राष्ट्र और राष्ट्रीयता का अर्थ जो होता है ना, वो डिपेंड करता है, निर्भर करता है। हाउएवर, फिर भी इन अल्टीमेट एनालिसिस, लेकिन अगर अंत में हम एनालिसिस करें, विश्लेषण करें ना, इट मीन्स दैट, तो इसका मतलब होता है दैट द लोअर क्लासेस, की जो निम्न वर्ग है ना, द मासेज, जिसको आम जनता कहते हैं, जिसको आम लोग कहते हैं ना, शुड फाइट इंपीरियलिज्म, यानी आम जनता को फाइट करना चाहिए, लड़ना चाहिए। किससे लड़ना चाहिए बच्चों? इंपीरियलिज्म से, साम्राज्यवाद से लड़ना चाहिए। नॉट टू सिक्योर देयर ओन फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लाइटेशन। बच्चों, एक्सप्लाइटेशन का मतलब होता है शोषण और सिक्योर का मतलब होता है प्राप्त करना, यानी आम आदमी को, आम जनता को साम्राज्यवाद से, इंपीरियलिज्म से लड़ना चाहिए। नॉट टू सिक्योर देयर ओन फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लाइटेशन, यानी
सिर्फ अपने आप को ही शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए नहीं, बट टू इंथ्रोन का मतलब उखाड़ फेंकना। और ये जो वर्ड देख रहे हैं ना बच्चों, इसको पढ़ते हैं बुअसवाजी। और बुअसवाजी का मतलब होता है वह वर्ग जिसके सदस्य मुख्यतः धन और उच्च सामाजिक स्थिति के आकांक्षी होते हैं। तो जेपी कहते हैं कि आम जनता को साम्राज्यवाद से लड़ना चाहिए, केवल शोषण से मुक्ति के लिए नहीं, बल्कि उस समूह को भी गद्दी से उखाड़ फेंकने के लिए जो धन और उच्च सामाजिक स्थिति की आकांक्षा रखते हैं और देश की चिंता नहीं करते। एंड द लैंडेड मैग्नेट्स, और जो लैंडेड मैग्नेट्स हैं ना, जो प्रभावशाली लोग हैं, जो जागीरदार हैं ना, जो सामंत हैं, उनसे भी आम जनता को लड़ना चाहिए। हु देमसेल्व्स, ये जो लैंडेड मैग्नेट्स होते हैं, जो जागीरदार जो होते हैं ना, देमसेल्व्स स्वयं, डोंट पार्टिसिपेट इन दैट फाइट, ये स्वयं उस लड़ाई में हिस्सा नहीं लेते। यानी साम्राज्यवाद के खिलाफ आम जनता को लड़ना चाहिए, केवल शोषण से मुक्ति के लिए ही नहीं, बल्कि जागीरदारों और सामंतों को गद्दी से हटा देने के लिए भी लड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ये जागीरदार होते हैं ना, वे स्वयं साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई में शामिल नहीं होते हैं, बल्कि साम्राज्यवाद का साथ देते हैं। आगे कहते हैं बच्चों जेपी कि दिस यूनिटी कैन बी मेंटेन्ड ओनली एट द कॉस्ट ऑफ मास कॉन्शसनेस। ये जो एकता है ना, कि आम जनता को साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए ना, यह जो एकता है ना, कैन बी मेंटेन्ड, इसको कायम रखा जा सकता है ओनली एट द कॉस्ट ऑफ मास कॉन्शसनेस, यानी जन चेतना और जन जागृति के आधार पर ही इस एकता को कायम रखा जा सकता है। जो मास कॉन्शसनेस देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है जन चेतना या जन जागृति। आइए बच्चों अब इस पाठ की शुरुआत करते हैं। बच्चों लिखा हुआ है कि व्हाट इज नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता क्या है, व्हाट इज नेशन, राष्ट्र क्या है, एंड व्हाट इज नेशनलिज्म, और राष्ट्रीयता क्या है। जेपी आपसे सवाल पूछते हैं एट द बिगनिंग ऑफ दिस चैप्टर। जेपी आपसे 3 सवाल पूछते हैं। व्हाट इज नेशनल यूनिटी, यह राष्ट्रीय एकता क्या है, व्हाट इज नेशन, राष्ट्र क्या है, व्हाट इज नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता क्या है, समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों आप। लेट्स कंपेयर 2 नोटेबल इवेंट्स ऑफ आवर नेशनल हिस्ट्री। आइए अपने देश, नेशनल हिस्ट्री, अपने देश की राष्ट्रीय इतिहास के 2 नोटेबल इवेंट्स, 2 महत्वपूर्ण घटनाओं की तुलना करते हैं। जो यहाँ पे इवेंट्स हैं ना, इवेंट्स का मतलब घटना होता है। आइए इन 2 घटनाओं की तुलना करते हैं, 1857 एंड 1885। ये जो 2 घटनाएं हैं ना, एक घटी थी 1857 में और दूसरी घटी थी 1885 में। There were only 28 years that separated those 2 events. इन दोनों घटनाओं के बीच 28 वर्ष का अंतर रहा बच्चों। यानी 1857 से 1885 के बीच में 28 वर्ष का अंतर रहा, और इसी अंतर ने इन दोनों घटनाओं को अलग किया। Yet they wrought का मतलब प्रोड्यूस्ड, yet they wrought an incredible change in national outlook। नेशनल आउटलुक का मतलब होता है राष्ट्रीय दृष्टिकोण। फिर भी इन घटनाओं ने राष्ट्रीय दृष्टिकोण में इनक्रेडिबल चेंज कर दिया, यानी अविश्वसनीय परिवर्तन लाया। हमारे देश के लोगों के नज़रिए में, हमारे देश के लोगों के दृष्टिकोण में इन दोनों घटनाओं ने, एक 1857 और दूसरा 1885, इसने बच्चों अविश्वसनीय परिवर्तन लाया। 1857 विटनेस्ड एन ओपन एंड आर्म्ड स्ट्रगल फॉर सॉवरन पावर। बच्चों सॉवरन पावर का मतलब होता है संप्रभु शक्ति, यानी शासन चलाने की शक्ति, यानी किसी कोई दूसरा हम पे शासन न चलाएं, हम स्वयं अपना शासन चलाएं। तो यहाँ पे जेपी कहते हैं कि 1857 विटनेस्ड एन ओपन एंड आर्म्ड स्ट्रगल फॉर सॉवरन पावर। 1857 में ना ओपन मतलब खुला, और आर्म्ड स्ट्रगल का मतलब सशस्त्र संघर्ष हुआ फॉर सॉवरन पावर, यानी संप्रभु शक्ति के लिए 1857 में एक खुला और सशस्त्र संघर्ष हुआ, लड़ाई हुई। 1885 एन एक्ट ऑफ हम्बल पटिशनिंग, 1885 में क्या हुआ कि विनम्र याचना की गई। यानी 1857 बच्चों आपको याद होगा सिपाही विद्रोह हुआ था भारत में ना, तो वहाँ पे आर्म्ड स्ट्रगल था, और 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। तो उसकी स्थापना इसलिए हुई कि अंग्रेज़ों से आज़ादी की या अन्य चीज़ों की मांग की जाए हाथ जोड़ करके। तो आगे कहते हैं कि फ्रॉम ए स्ट्रगल फॉर सॉवरेन पावर टू प्रेयर फॉर ए रॉयल कमीशन मार्क्स अ ग्रेट चेंज। यानी 1857 में जो खुलेआम संघर्ष हुआ
और 1885 में रॉयल कमीशनिंग की जो मांग हुई ना, इन मार्क्स अ ग्रेट चेंज, इसका बड़ा फर्क पड़ा। इसने हमारे दृष्टिकोण में बड़ा बदलाव लाया, बड़ा परिवर्तन लाया। येट फिर भी द लेटर का मतलब बाद वाला, मतलब कांग्रेस की स्थापना वाला, हैज़ बीन कॉल्ड द बिगिनिंग ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ इंडियाज डिमांड्स, फिर भी बाद वाले को भारतीय मांगों की सूत्रीकरण की शुरुआत कहा जाता है। यानी 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई तब भारत के लोगों ने भारत की आज़ादी की मांग शुरू की या अपने लिए अलग अलग चीज़ों की मांग शुरू की। आगे देखिए बच्चों क्या होता है। नंबर 4 कहता है कि इफ़ हाउ एवर, बच्चों नंबर 4 कहता है इफ़ हाउ एवर बोथ 1857 एंड 1885 रिप्रेजेंटेड नेशनल मूवमेंट्स, यदि 1857 1885 रिप्रेजेंट प्रतिनिधित्व किए नेशनल मूवमेंट, इन दोनों ने यद्यपि राष्ट्रीय आंदोलन का क्या किया, प्रतिनिधित्व किया, यानी दोनों ये राष्ट्रीय आंदोलन थे। इट इज़ ऑबियस, तब यह स्पष्ट है, ऑबियस का मतलब स्पष्ट, तब यह स्पष्ट है दैट नेशनलिज्म मीन्स डिफरेंट थिंग्स एट डिफरेंट टाइम, तब यह स्पष्ट है कि नेशनलिज्म यानी राष्ट्रीयता मीन्स, यानी तब यह स्पष्ट है कि अलग अलग समय पे राष्ट्रीयता का अर्थ भी अलग अलग है। जैसे 1857 में लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, गोलियां चली और 85 में हाथ जोड़ने का काम किया गया, तो इन दोनों को राष्ट्रीय आंदोलन ही कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग समय पे राष्ट्रीयता का अर्थ भी अलग अलग होता है, समझिए। द डिफरेंस लाइज, यानी फ़र्क नॉट ओनली इट्स ऑब्जेक्टिव्स, फ़र्क केवल इसके उद्देश्यों में ही नहीं है, बट ऑल्सो इन इट्स ह्यूमन कंटेंट, इसके मानवीय तत्वों में भी फ़र्क है, समझिए। इन 1857 1857 में फ्यूडल चीफ्स एंड देयर सोल्जर्स वेयर द नेशनलिस्ट, 1857 में बच्चों सामंतों ने, जागीरदारों ने एंड देयर सोल्जर्स और उनके सैनिकों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ तलवारें उठा ली, इसलिए उनको हमने नेशनलिस्ट कहा, उनको हमने राष्ट्रवादी कहा। कब? 1857 में। बट इन 1885, लेकिन 1885 में 72 जेंटलमैन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मिडिल क्लासेज, जबकि 1885 में 72 सज्जन जो मध्यम वर्ग से आते थे ना, इंक्लूडिंग द कैडर ऑफ रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स, और उनमें से कुछ लोग सरकारी सेवाओं से सेवानिवृत्त भी थे, तो उन 72 लोगों को नेशनलिस्ट कहा गया। बच्चों समझिएगा, 1857 में जिन लोगों ने तलवार उठाया उनको नेशनलिस्ट कहा गया, और 1885 में जिन 72 सज्जनों ने कांग्रेस का निर्माण किया उनको नेशनलिस्ट कहा गया। इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग समय पे नेशन का मतलब भी अलग अलग है और राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयता का अर्थ भी अलग अलग है। जैसे 57 में राष्ट्रवादी सैनिक कहलाए और 1885 में राष्ट्रवादी वे 72 सज्जन कहलाए जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की। आगे लिखा है बच्चों कि दीज फैक्ट्स, बच्चों लिखा है कि दीज फैक्ट्स थ्रो अ फ्लड ऑफ लाइट ऑन द प्रॉब्लम ऑफ नेशनलिज्म एंड नेशनल यूनिटी, यानी ये जो दो तथ्य हैं, ये जो दो घटनाएं हैं ना, एक 1857 सिपोई म्यूटिनी और एक 1885 कांग्रेस की स्थापना, ये जो दो घटनाएं हैं ना बच्चों, ये थ्रो लाइट करते हैं, ये प्रकाश डालती हैं ऑन द प्रॉब्लम ऑफ नेशनलिज्म, यानी राष्ट्रवाद की समस्या, एंड नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीयता की समस्याओं पर यह क्या डालती हैं? प्रकाश डालती हैं। नाइदर द फ्यूडल चिफ्स हु फॉट इन 1857, यानी कह रहे कि नहीं वे जागीरदार, वे सामंती जो 1857 में अंग्रेजों से लड़े, नॉर द बाबूज, और न ही वे बाबू हु फाउंडेड द कांग्रेस इन 1885, और न ही वे बाबू जो 1885 में कांग्रेस की स्थापना किए, कंप्राइज्ड द होल नेशन। बच्चों कंप्राइज का मतलब होता है मिलकर बना होना, यानी नहीं वे जागीरदार जो 1857 में अंग्रेजों से लड़े, और न ही वे 72 बाबू जिन्होंने 1885 में कांग्रेस की स्थापना की, यही लोग संपूर्ण राष्ट्र नहीं थे, एंड स्टूड फॉर ऑल द क्लासेज एंड ग्रुप्स विदिन इट, और यही लोग भारत के भीतर जितने क्लास, जितने वर्ग थे न, और जितने ग्रुप, जितने समूह थे, उनके ये प्रतिनिधि भी नहीं थे। मेरे कहने का मतलब है, समझिए बच्चों, कि नहीं वे जागीरदार जो 57 में अंग्रेजों से लड़े, और न ही 85 में वे बाबू जो कांग्रेस की स्थापना किए, यही संपूर्ण राष्ट्र नहीं थे, और राष्ट्र के भीतर जितने क्लासेस थे ना, जितने ग्रुप्स थे, उनके ये प्रतिनिधि भी नहीं थे। इट वुड हैव बीन कॉमिक, बच्चों कॉमिक का मतलब होता है हास्यजनक,
इट वुड हैव बीन कॉमिक, या हास्यजनक हुआ होता फॉर द पीजेंट्स, किसानों के लिए, इन 1885 1885 में, टू हैव यूनाइटेड विद द बाबूज इन डिमांडिंग सीट्स इन द काउंसिल्स एंड मोर जॉब्स फॉर द इंग्लिश एजुकेटेड। यानी जेपी कहते हैं कि 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई ना, तो इट वुड हैव बीन कॉमिक फॉर द पेजेंट्स, यानी किसानों के लिए वो हास्यजनक स्थिति होते, टू हैव यूनाइटेड विद द बाबू, कि वे बाबू के साथ एकता कायम रखते। क्योंकि बाबू का काम क्या था समझिए, डिमांड सीट इन द काउंसिल्स, यानी काउंसिल्स में, परिषदों में अपने लिए सीट मांगना उनका काम था, एंड मोर जॉब्स फॉर इंग्लिश एजुकेटेड, और अंग्रेजी भाषा पढ़े लिखे लोगों के लिए ज़्यादा नौकरी की मांग करना ही उनके लिए राष्ट्रवाद था, और किसानों के लिए यह राष्ट्रवाद नहीं था। अतः किसान बाबू के साथ एक साथ आ जाते, यह सोचना भी क्या था, हास्यास्पद था। आगे सुनिए, परहैप्स इट इज़ नॉट क्वाइट ऑब्वियस, शायद यह इवन नाउ अभी भी स्पष्ट नहीं है, दैट इट इज़ ओनली स्लाइटली लेस कॉमिक टुडे टू एक्सेप्ट द पीजेंट टू यूनाइट अगेन विद द बाबूज। आज भी यह सोचना कॉमिक है कि आज भी किसान जो है ना उन बाबुओं से यूनाइट नहीं होंगे, उन बाबुओं से, उन लड़ाई में, इन फाइटिंग फॉर एन अनडिफाइंड स्वराज, एक अनडिफाइंड स्वराज, एक गैर परिभाषित स्वराज, एंड ए मिस्टीरियस थिंग, और एक रहस्यमयी चीज़ कॉल्ड द मदरलैंड, जिसको मातृभूमि कहा जाता है। इसके लिए बाबुओं के साथ किसानों का एकता बनाना अभी भी क्या है, हास्यजनक है, क्योंकि बाबुओं की मांग दूसरी है और किसानों की मांग दूसरी है। तो दो अलग अलग मांगों वाले लोग एक साथ नहीं आ सकते, ये जेपी बताने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों। आगे देखिए, आगे कहते हैं 10 का मतलब होता है बच्चों इस प्रकार, 10 वी सी, इस प्रकार हम देखते हैं, दैट ए नेशन डज नॉट इन रियलिटी मीन द होल नेशन, इस प्रकार से हम देखते हैं कि राष्ट्र, डज नॉट इन रियलिटी, यानी सचमुच में राष्ट्र का मतलब होल नेशन, संपूर्ण राष्ट्र नहीं होता। नॉर डज नेशनलिज्म कंप्राइज द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द क्लासेस एंड ग्रुप्स विद इन इट, और न ही राष्ट्रीयता में सभी वर्ग और सभी समूहों के हित शामिल होते हैं। जेपी कहते हैं इस प्रकार से यह प्रतीत होता है कि राष्ट्र का मतलब सचमुच में संपूर्ण राष्ट्र नहीं होता, और राष्ट्रीयता में देश के अंदर के सभी क्लास और ग्रुप्स के लोगों के हित भी शामिल नहीं होते। जैसा कि बाबुओं की मांग अलग, किसानों की मांग अलग। सुनिए, एट डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग समय पर, डिफरेंट क्लासेज कंस्टिट्यूट द नेशन, यानी अलग अलग समय पर अलग अलग वर्ग राष्ट्र का निर्माण करते हैं, एंड गिव एक्सप्रेशन टू नेशनलिज्म, और राष्ट्रीयता को परिभाषित भी करते हैं और राष्ट्रीयता को अभिव्यक्ति भी देते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग समय पे, सभी लोग एक साथ नहीं, अलग अलग लोग अलग अलग समय पे राष्ट्र का निर्माण करते हैं और राष्ट्रीयता को परिभाषित भी करते हैं। सुनिए, व्हाट क्लास और ग्रुप, यानी कौन सा वर्ग और कौन सा समूह, वुड प्ले दिस रोल, इस भूमिका को अदा करेगा एट ए गिवन टाइम, यानी किसी समय कौन सा समूह और ग्रुप इस रोल को अदा करेगा, डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस ऑफ हिस्ट्री, वह इतिहास के हालात पर निर्भर करता है, एंड द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, और समाज के ढांचे पर वो निर्भर करता है। इट मे ऑफन हैपन, यह अक्सर ऐसा हो सकता है, हैपन का मतलब होना होता है। इट में ऑफन हैपन, अक्सर ऐसा हो सकता है, दैट द सो कॉल्ड इंटरनेशनल इंटरेस्ट, की तथाकथित राष्ट्रीय हित ऑफ द मोमेंट, यानी उस पल का जो तथाकथित राष्ट्रीय हित है ना, इज एक्चुअली अगेंस्ट द रियल इंटरेस्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पीपल, हो सकता है कि जो एक्चुअल जो इंटरेस्ट है ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पीपल, यानी बहुसंख्यक लोगों के का जो असली हित है ना, उस हित के खिलाफ उस समय के लोगों का हित हो सकता है, ऐसा मानना है। इसका उदाहरण दे रहे हैं, समझिए, व्हेन द क्राई ऑफ द नेशन इन डेंजर was raised in the general elections of 1931 in ग्रेट ब्रिटेन, यानी 1931 के ग्रेट ब्रिटेन के आम चुनावों में द नेशन इन डेंजर, राष्ट्र खतरे में है, यह बात उठाई गई। 1931 में बच्चों जब ग्रेट ब्रिटेन में आम चुनाव हुआ ना, तो उस समय एक आवाज़ उठी, क्या उठी, कि द नेशन इन डेंजर, कि राष्ट्र क्या है, खतरे में है, ऐसी आवाज़ उठी। अब क्यों उठी सुनिए,
द पर्पज इन रियलिटी, इस आवाज़ को उठाने के पीछे सच्चाई में उद्देश्य ये था कि टू स्टैम्पीड द पीपल इनटू वोटिंग, कि लोगों को है ना बहकाया जाए, स्टैम्पीड किया जाए, यानी लोगों की एक दिशा में मोड़ा जाए ताकि लोग क्या करें, वोट करें। क्यों वोट करें? फॉर द परपिचुएशन ऑफ द ब्रिटिश कैपिटलिज्म, यानी ताकि लोग वोट करें, ताकि जो ब्रिटिश जो कैपिटलिज्म है, जो ब्रिटिश पूंजीवाद है ना, वो परपिचुएट करे, वह कायम रहे, वह चलता रहे, एज इट डिड, जैसा इसने किया, फॉर देयर एक्सप्लॉइटेशन, अपने लोगों के शोषण के लिए, एंड इकोनॉमिक बॉन्डेज, और उनकी इकोनॉमिक बॉन्डेज के लिए। बच्चों इकोनॉमिक बॉन्डेज का मतलब होता है आर्थिक गुलामी के लिए, यानी मेरे कहने का मतलब है कि 1931 में ग्रेट ब्रिटेन में आम चुनाव हुआ, उस समय एक हवा फैला दी गई कि राष्ट्र क्या है, खतरे में है, या इसलिए फैला दी गई कि सभी लोग वोट करें ताकि जो ब्रिटिश कैपिटलिज्म है, जो ब्रिटिश जो पूंजीवाद है ना, ये चलता रहे, और चला भी, और इसने लोगों का जम करके शोषण भी किया और उनको आर्थिक रूप से गुलाम भी बनाया। टू टॉक देयरफॉर, इसलिए टू टॉक ऑफ द नेशन एज समथिंग अनडिवाइडेड एंड होल इज़ टू बिकम विक्टिम टू क्लास प्रोपोगेंडा। इस प्रकार से बच्चों जेपी कहते हैं कि इस प्रकार से अगर हम राष्ट्र की बात करें, अनडिवाइडेड यानी एक भिन्न बटे राष्ट्र की बात करें, एक संपूर्ण राष्ट्र की बात करें ना, तो इज टू बिकम, तो ये बात करने का मतलब होता है कि हम क्लास प्रोपेगेंडा यानी एक जाति के दुष्प्रचार का विक्टिम बन जाते हैं, शिकार बन जाते हैं। यानी देखिए 1931 में भी सत्ता पाना ही वहाँ के जो कैपिटलिस्ट थे, जो पूंजीवादी थे ना, उनके लिए सत्ता पाना ही राष्ट्रवाद था, और इसके लिए उन लोगों ने स्टैम्पीड किया, लोगों को एक दिशा में हाँक दिया ताकि वो इस प्रकार से वोट करें कि फिर से उनका जो कैपिटलिज्म है ना, पूंजीवाद है, वो चलता रहे। और ऐसा ही हुआ, और उन लोगों ने देश को जम करके एक्सप्लॉइट भी किया, शोषण भी किया, और लोगों को इकोनॉमिक बॉन्डेज दिया, यानी आर्थिक गुलामी भी दी। नंबर 7 देखते हैं बच्चों। आगे लिखा है कि द नेशन, द इंडियन नेशन यानी भारतीय जो राष्ट्र है ना, इज मेड ऑफ, यानी भारत जो देश है ना, ये बना हुआ है प्रिंसेस से, राजकुमारों से बना है, इंडस्ट्रियलिस्ट्स उद्योगपतियों से बना है, बैंकर साहूकारों से बना है, मर्चेंट्स व्यापारियों से बना है, पेजेंट्स किसानों से बना है, लेबरर्स मजदूरों से बना है। यानी भारत जो देश है ना बच्चों, ये राजकुमारों से, उद्योगपतियों से, साहूकारों से, व्यापारियों से, किसानों से और मजदूरों से बना है। नेशनलिज्म डजंट मीन द सेम थिंग टू ऑल दीज क्लासेज, यानी नेशनलिज्म डजंट मीन, यानी राष्ट्रीयता का सेम थिंग, एक ही अर्थ इन सभी वर्गों के लिए नहीं है। यानी राजकुमारों के लिए राष्ट्रीयता अलग चीज़ है, उद्योगपतियों के लिए राष्ट्रीयता अलग चीज़ है, व्यापारियों के लिए अलग चीज़ है, साहूकारों के लिए अलग चीज़ है, किसानों के लिए अलग चीज़ है, मजदूरों के लिए अलग चीज़ है। जेपी कह रहे हैं, ये आगे आप समझते चलेंगे, सुनिए। द फ्रीडम ऑफ वन ऑफ देम इज नॉट द सेम एज द फ्रीडम ऑफ द अदर, यानी एक की आज़ादी दूसरी की आज़ादी नहीं है। यानी जिस आज़ादी की मांग प्रिंस कर रहे हैं ना, इंडस्ट्रियली उस आज़ादी की मांग नहीं कर रहे हैं। बैंकर्स जिस आज़ादी की मांग कर रहे हैं ना, मर्चेंट्स उस आज़ादी की मांग नहीं करते। और पीजेंट्स को जो आज़ादी चाहिए, वह आज़ादी लेबरर्स को नहीं चाहिए। यही बात बताने की कोशिश कर रहे हैं, सुनिए। नॉर इज़ द मैनर इन विच दे वुड फाइट फॉर फ्रीडम द सेम फॉर ऑल, और सब लोग अपनी आज़ादी की लड़ाई भी एक मैनर में, एक प्रकार से नहीं लड़ना चाहते हैं और न लड़ेंगे, ये भी जेपी कह रहे हैं। सबसे पहले लेट्स टेक द प्रिंसेस, नंबर 8 में आइए हम प्रिंसेस की बात करते हैं, आइए हम राजकुमारों की बात करते हैं कि इनके लिए आज़ादी का मतलब क्या होता है। समझिएगा बच्चों आप लोग। लिखा है कि देयर फ्रीडम मीन्स कंप्लीट सोवरेनिटी, यानी राजकुमारों की आज़ादी का मतलब होता है कंप्लीट सोवरेनिटी, यानी पूर्ण संप्रभुता, विच कैन बी वन ओनली ऑन द बैटलफील्ड, जिसको सिर्फ और सिर्फ लड़ाई के मैदानों में ही पाया या जीता जा सकता है। बट विच ऑफ दिस प्रिंसेस सिंस 1857, लेकिन 1857 से व्हिच ऑफ दिस प्रिंसेस, भारत का कौन सा राजकुमार इन ए पोजीशन टू गो टू वॉर फॉर हिज सॉवरेनिटी, लेकिन 1857 से ही भारत का कौन राजकुमार संप्रभुता को लड़ाई के मैदान में जीतने की स्थिति में है। सब अंग्रेजों के चाटुकार बने हुए हैं। सुनिए, इट इज़ क्लियर, यह स्पष्ट है
इट इज़ क्लियर, यह स्पष्ट है दैट द प्रिंसेज मस्ट परमानेंटली रिमेन्स बेजल ऑफ ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म। इस प्रकार से यानी वे अंग्रेजों से लड़ करके संप्रभुता जीतने की स्थिति में नहीं थे। सो इट इज़ क्लियर, इसलिए स्पष्ट है दैट द प्रिंसेज मस्ट परमानेंटली रिमेन वेजल्स ऑफ ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि जो राजकुमार थे ना, जो राजघराने थे ना, वे परमानेंटली अस्थायी रूप से ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के समर्थक बने रहे। दिस नेचुरली रेंजेज अगेंस्ट देम अगेंस्ट द नेशनल मूवमेंट इन सो फार एज इट अपोजेज द इम्पीरियलिज्म। इस प्रकार से जहाँ तक इम्पीरियलिज्म, साम्राज्यवाद के विरोध करने की बात है ना, तो जो हमारे यहाँ के जो प्रिंसेस थे, जो राजा थे ना, जो राजकुमार थे ना, वे कभी भी राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल नहीं हुए, क्योंकि यह लड़ाई की स्थिति में नहीं थे। इसलिए ये अंग्रेजों का साथ दिए, भारत के लोगों का साथ नहीं दिए। हियर इज़ द फर्स्ट ब्रीच इन नेशनल यूनिटी, और यह रही राष्ट्रीय एकता की पहली क्या ब्रीच। ब्रीच मतलब दरार, क्योंकि जो हमारे प्रिंसेस थे ना बच्चों, ये उस स्थिति में नहीं थे कि अंग्रेजों से लड़ करके और अपने लिए संप्रभुता हासिल कर सके। ये इसलिए ये अंग्रेजों के समर्थक बने रहे, और ये थी भारतीय एकता में पहली दरार। अब दूसरी दरार की तरफ चलते हैं, नंबर 9 पढ़ते हैं बच्चों। लिखा है कि द लैंडलॉर्ड्स ऑफ इंडिया, यानी भारत के जो जमींदार थे ना, एज इज़ वेल नोन, जैसा ये जाने जाते हैं, आर लार्जली द क्रिएशन ऑफ ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म। ये ब्रिटिश साम्राज्यवाद की ही देन है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने ही भारत में जमींदारी को जन्म दिया। द बिगर लैंडलॉर्ड्स हैव ऑलवेज सॉलिडली स्टूड विद द इम्पीरियलिज्म। जो भारत के बिगर लैंडलॉर्ड्स हैं ना, जो भारत के बड़े बड़े जमींदार थे ना, हैव ऑलवेज, हमेशा, सॉलिडली यानी मजबूती से, स्टूड विथ इम्पीरियलिज्म, वे हमेशा ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ, देश के साथ नहीं, साम्राज्यवाद के साथ मजबूती से खड़े रहे। एंड हैव बीन इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट प्रॉप्स इन द कंट्री साइड, और ग्रामीण क्षेत्रों में और देहात में ये अंग्रेजों के सबसे बड़े समर्थक बने रहे। सुनिए, नेशनलिज्म हैज़ नो मीनिंग टू दिस पीपल। इन लोगों के लिए राष्ट्रीयता का कोई मतलब नहीं है। ये अंग्रेजों के लठैत बने रहे। कौन? जमींदार। ये कौन कह रहे हैं? जेपी कह रहे हैं। सुनिए, एक्सेप्ट जॉब्स इन द हायर सर्विसेज, यानी इन जमींदारों को क्या चाहिए था? सुनिए, जॉब्स इन हायर सर्विस, यानी उच्च सेवाओं में नौकरी चाहिए थी। एंड इफ़ एनी पॉलिटिकल पावर इज़ टू बी गिवन टू इंडियंस, और यदि भारत के लोगों के हाथों में कोई राजनीतिक शक्ति दी गई ना, ऑन अकाउंट ऑफ नेशनल फोर्सेस गैदरिंग स्ट्रेंथ, यानी भारत में भी जो नेशनलिस्ट फोर्सेस थी ना, जो राष्ट्रीय ताकतें थी ना, वह मजबूत हो रही थी, वह अंग्रेजों से लड़ रही थी, वह स्वराज की मांग कर रही थी। तो जमींदारों का मकसद बच्चों ये था कि अगर ये कामयाब होते हैं और यदि अंग्रेज इनको ताकत, शक्ति या सत्ता हस्तांतरित करते हैं ना, तब इनको कोई नुकसान ना हो। ये बैलेंस ऑफ पावर बना रहे। सुनिए, दे देमसेल्व्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन अपोजिंग, यानी ये जो लैंडलॉर्ड्स थे ना, जो बड़े जमींदार थे ना, आर नॉट इंटरेस्टेड, यानी ये रुचि नहीं रखते थे, इन अपोजिंग, यानी विरोध करने में, और इवन एजिटेटिंग अगेंस्ट इम्पीरियलिज्म, यानी साम्राज्यवाद के का विरोध करने में और इनके खिलाफ आंदोलन करने में ये स्वयं बच्चों कभी रुचि नहीं रखते थे। देयर एंट्री इनटू पॉलिटिक्स, ये राजनीति में इसलिए आए थे टू इंश्योर, या सुनिश्चित करने के लिए, दैट देयर इंटरेस्ट डोंट सफ़र, कि इनके हितों को नुकसान नहीं पहुँचे, ऑन अकाउंट ऑफ एनी पावर बिंग ट्रांसफर टू इंडियन हैंड्स, यानी अगर भारतीयों के हाथ में सत्ता सौंपी जाती है तो इनके हितों को कोई नुकसान न पहुँचे, इसलिए ये राजनीति में आए थे। साम्राज्यवाद का विरोध करने के लिए ये राजनीति में नहीं आए थे। नो वन विद द लिस्ट पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, यानी बहुत कम राजनीतिक चेतना वाला व्यक्ति भी, बहुत कम राजनीतिक चेतना वाला व्यक्ति भी, और एक्सपीरियंस, बहुत कम अनुभवी व्यक्ति भी, कैन टॉक ऑफ यूनिटी विद द लैंडलॉर्ड, जमींदारों से एकता की बात नहीं कर सकता। हियर इज़ द सेकंड ब्रीच इन नेशनल यूनिटी, और ये रही भारतीय राष्ट्रीय एकता की दूसरी दरार, क्योंकि जमींदारों की चाह थी ना कि इनको नुकसान न पहुँचे, इनकी भू इनके साथ बनी रहे, ये ग्रामीण क्षेत्रों पे शासन करते रहे, तो ये उच्च पदों पे नौकरी चाहते थे और अपनी सत्ता बचाए रखना चाहते थे। इसलिए ये अंग्रेजों का साथ दिए, आम जनता का साथ नहीं दिए, और ये थी भारतीय राजनीति, भारतीय एकता की दूसरी दरार। आगे की दरारें बच्चों अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बच्चों,
अगर यह फर्स्ट पार्ट आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने सुझाव भी दें, अपने मित्रों से भी शेयर करें। और इस पर्टिकुलर वीडियो को समाप्त करने से पहले एक बार जेपी को याद करते हुए मेरे साथ बोलें, जय हिंद।